हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियो में आज हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को इस वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, देखते हैं हम लोग प्रयास सफल होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरी होपफुली मैं सफल ही रहूंगा कि बार इस लेक्चर में जो है कि क्लास को वाइंड अप करूंगा, मतलब कि चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उसके पहले समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल द लास्ट लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखने और समझने का प्रयास किया था। दोस्तों, हमने हर्षवर्धन को देखा था और हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई जो बुक थी, दोस्तों हम लोगों ने 3 बुक लिखा था। आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन से ऐसे बुक थे जो हर्षवर्धन ने लिखा था जो एग्जाम में अमूमन पूछ ले जाता है। फर्स्ट वन था प्रियदर्शनी था दोस्तों, रत्नावली थी और प्रियदर्शनी थी दोस्तों, प्रियदर्शनी थी और नगर रत्नावली थी दोस्तों, और जो कि नागानंद था। क्या दोस्तों? नागानंद था। प्रियदर्शनी था और रत्नावली और नागानंद था। दोस्तों, इन तीनों बुक के बाद चर्चा करने के बाद हमने हर्षवर्धन के पोएट बाणभट्ट को देखा था। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित के बारे में हर्षचरित को देखा था और उनके पोएट में हम लोगों ने देखा था। और दूसरी बात, मतलब कि हर्षवर्धन के पोएट को देखा था बाणभट्ट ने क्या बुक लिखी थी वो हम लोग देखा था। दूसरी बात दोस्तों, हर्षवर्धन के हमने उसके साम्राज्य को भी थोड़ा सा डिनोट करने का प्रयास किया था कि हर्षवर्धन कहाँ पे रूल करता था, कौन कौन क्षेत्रों को उन्होंने जीता था, कौन कौन आसपास के क्षेत्र जिन्होंने उसको अपने सबऑर्डिनेट किया, और उनके कुछ आसपास के रिलेशन को भी देखा था। और हमने ये भी बताया था हर्षवर्धन वाज नॉट विलिंगली टू रूल डायरेक्टली, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली हर्षवर्धन जो है कि रूलर बन जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था, चालुक्य को देखा था, अहोल को देखा था और पुलकेशिन सेकंड के प्रशस्ति को देखा था और प्रशस्ति का देखा था। और पुलकेशिन सेकंड के हम लोगों ने उनके पोएट रविकीर्ति को भी देखा था। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ा, राष्ट्रकूट और चोल के बारे में हमने बताया था। आई होप आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा। इसके बाद दोस्तों आज हम उसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और आज ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा सिर्फ फैक्चुअल है, समझने वाली चीजें आज की क्लास में कम होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से और सहजता से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हेडिंग है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, यानी जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ रहा था। दोस्तों, इस साम्राज्य को एडमिनिस्टर करने के लिए आपको बड़े सैनिक और या फिर ऑफिशियल की जरूरत पड़ेगी, बड़े सैनिक और ऑफिशियल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा, आपको बताया था कि दोस्तों पहले जो था कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता था और थोड़ा सा लिंक करने का प्रयास करता हूँ कि पहले क्या होता था, जो शासक हुआ करते थे, शासक जो कि अपने सैलरी के दम पर के अपने मतलब कि एक प्रॉपर आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी हुआ करते थे, उनके पास कैवलरी हुआ करते थे और कुछ फुट आर्मी हुआ करती, एलिफेंट आर्मी हुआ करती थी, सोल्जर्स हुआ करते थे, प्रॉपर उनकी आर्मी हुआ करती थी। इन सब चीज को मेंटेन करने के लिए दोस्तों वो प्रॉपर सैलरी दिया करते थे, प्रॉपर मतलब कि रेगुलर सैलरी दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मतलब कि समय बीतता है और अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए विस्तार करते जाते हैं, तो इन्होंने इस जो है कि इस जो सिलसिला था इसको समाप्त करते हैं और एक नई और उस टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक नए सिस्टम का उन्होंने निजात किया। दोस्तों, उस सिस्टम में क्या हुआ करता था, उस सिस्टम में क्या हुआ करता था कि मतलब कि जिस रीजन को उन्होंने जीता या आह्वान मतलब कि अभियान के द्वारा उस अपने सबऑर्डिनेट किया, तो उसमें देखते थे कौन सा आसपास का जो रीजनल जो लीडर हुआ करता था, रीजनल लैंड ओनर हुआ करता था, क्षेत्रीय लैंड ओनर हुआ करता था, वो सोशली देखते थे, सामाजिक तौर पर उसकी क्या वैल्यू है, पॉलिटिकल क्या वैल्यू है और इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है, तो उसको जो है कि दोस्तों यूनिट दिया जाता था। मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक
केमिस्ट्री डेवलप करते थे। आप मतलब कि जो साम्राज्य का रूलर हुआ करता था और रीजनल पावर से केमिस्ट्री डेवलप करते थे। ये डेवलपमेंट हुआ था दोस्तों कि अगर हम कहीं भी अभियान करते हैं, कहीं एक्सपेडिशन करते हैं, आप जो कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, आप अपने आसपास के रीजन से लैंड रेवेन्यू आप लीजिए, अपना उसको कलेक्ट करिए, अपने मतलब कि आर्मी को मेंटेन करिए। हमको जब जरूरत पड़ेगी आपकी आर्मी को, आपकी स्टैंडिंग आर्मी की, आपके कैवलरी की, एलिफेंट आर्मी की, मतलब एलिफेंट की, तो आप हमें उस समय अपनी सेवा मुहैया कराएंगे। आप उस समय मुझसे मुकर नहीं सकते कि ये सेवा मुहैया नहीं कराएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों उस समय एडमिनिस्ट्रेट करने को कुछ प्रणाली डेवलपमेंट हुआ था। दोस्तों मैंने आपको ये बताने और समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दिया उस समय। अब इस समय जो है कि जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू नहीं रह जाता है, वो क्या करते हैं कि अब जो उनके पास जो है कि राजा के पास जैसे बड़ा क्षेत्र हुआ तो बहुत सारे ओनर, ऐसे लैंड ओनर मिलते जाए, वो धीरे से उनको ट्रिब्यूट किया करते थे। मतलब उनके पास जो भी चीजें थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब कि ट्रेड के माध्यम से, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से अपने साम्राज्य को और इनहेंसमेंट किया करते थे। यानी उस समय जो पहले जो कि जो कर, जो टैक्सेस था उसको कम कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने लगी थी। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरी बात, अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों उस समय जो ऑफिशियल थे, क्या एक आदमी जो है कि एक ऑफिशियल जो कि एक ही डिपार्टमेंट को हैंडल करता था, ये एक ऑफिशियल जो कि कई सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करता था। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक ऑफिशियल जो है कि कई सारे डिपार्टमेंट को वो एक साथ हैंडल किया करता था। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, और जो ये ऑफिशियल की पोस्ट हुआ करती थी दोस्तों, ये हेरिडेटरी हुआ करती थी। कैसे थी? हेरिडेटरी का मतलब कि जैसे अगर मैं हूं या फिर हमारे पिता जिसमें कोई ऑफिशियल में थे, तो मैं उनका लड़का हूं, तो मैं उस पे आ जाऊंगा, फिर मेरा लड़का होगा। इस तरीके से मतलब कि आप जिसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उससे ऑफिशियल का बेटा ऑफिशियल उसी पद पे रहेगा, कोई दूसरा अन्य नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ। आप हेरिडेटरी के मतलब आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। दोस्तों इसमें कुछ ऑफिशियल के नाम यहाँ पे लिखा है मैंने, उसको वन बाय वन आप देखिएगा। मैंने ये बता दी कि पहले लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था रूरल का, लेकिन अब ये समय ये वाइंड अप हो गया। तो मतलब कि वाइंड अप मतलब खत्म नहीं हो गया था कि एकदम से टोटल ड्रॉप आउट कर दिया गया था, नहीं, वो मतलब कि मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गया था। ये सारी बातें मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों उस समय, लेकिन आज भी और कल भी, आज भी लोग ज्यादा हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, लेकिन जो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी सिटी में होती है। तो उस समय जो कि दोस्तों बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ करता था? विलेज हुआ करता था, क्योंकि उस समय उतना अर्बनाइजेशन नहीं था। मोस्ट ऑफ द लोग जो है कि गाँवों में ही रहते थे। तो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था दोस्तों? विलेज था। अच्छा, उस समय एक ऑफिशियल हुआ करते थे जिसको महादंड नायक कहा जाता था। आज का समझे, चीफ जुडिशियल ऑफिशियल को क्या कहा जाता था? महादंड नायक, यानी जो दंड देने का काम करता था। दोस्तों दूसरी उसी ऑफिशियल का काम करते थे। और संधि विग्रह को क्या कहा जाता था? मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस कहा जाता था। यानी जो वार हो मिनिस्ट्री को लड़ाई और मतलब कि वार मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ वार एंड पीस हुआ करता था, उसको क्या बोलते हैं? संधि विग्रह कहा जाता था। अच्छा, कुमार आते एक प्रकार की ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते थे पूरे साम्राज्य के, तो उससे कुमार अहमद कहा जाता था। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी। अच्छा, ये आपको विजुअल होगा, नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकिंग सिटी ऑफ द चीफ बैंकर ऑफ दैट सिटी, चीफ बैंकर मर्चेंट ऑफ दैट सिटी, उसको कहा जाता था नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। आई होप आपको विजिबल होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरी आवाज जो है कि प्रॉपर आपको सुनाई दे रही होगी, इसमें किसी भी प्रकार को कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो इतनी बात दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि उस समय मतलब कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर को देख लिए, ऑफिशियल को देख लिए, और उस समय के सोर्स ऑफ इनकम क्या था ये भी हम लोगों ने देखने और बताने का प्रयास किया। और हमने ये भी आपको बता दिया दोस्तों कि राजा जो है कि कैसे अपने रीजन को एडमिनिस्टर करता था, और उसके कौन कौन से और जो तरीके थे स्टैंडिंग आर्मी का या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेट करने का जो तरीका था,
उसमें जो बदलाव हुआ था दोस्तों, ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरीश सेन के बारे में हमने एक बार बताया कि जो एक ऑफिशियल हुआ करता था, एक साथ वो कई जो है कि डिपार्टमेंट को हैंडल करता था, संभालता था। इसका मतलब कि इसमें एक एग्जांपल दिया कि हरीश सेन के बारे में दिया गया। कौन सा दोस्तों? हरीश सेन के बारे में दिया गया। हरीश सेन कौन थे दोस्तों? ये कोर्ट पोएट थे। हर्षन ये क्या थे दोस्तों? ये मतलब कि एक साथ जो कि महादंड नायक भी थे और शांति विग्रह, दोनों जो कि मिनिस्ट्री इनके इन्हीं के हाथ में थे, हर्षन के हाथ में दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उस समय ऑर्डिनरी पीपल की क्या दिशा और दशा थी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि सदर्न इंडिया में सदर्न किंगडम यानी पल्लव में क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली थी या सिस्टम था दोस्तों। वहां पे जो सभा को मतलब कि पल्लव किंगडम जो है कि बहुत सारे जो है कि उनके इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे असेंबलीज के जो है कि मेंशन किया गया। उसमें हम लोग कुछ देखते हैं। वहां पे सभा का मतलब होता था ब्राह्मण की असेंबली, यानी गैदरिंग ऑफ ब्राह्मण, यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की असेंबली हुआ करती थी। ब्राह्मण लोग उसमें गैदर होकर पार्टिसिपेट करते थे, डिसीजन मेकिंग में, सब कुछ पॉलिसी मेकिंग में ब्राह्मण का हाथ हुआ करता था। अच्छा, और किससे कहा जाता था? विलेज असेंबली होती थी, इसमें ब्राह्मण इंक्लूड नहीं थे गांव में, क्षेत्र में। अच्छा, नगरम किसे कहा जाता था? वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, यानी जो मर्चेंट क्लास के लोग हुआ करते, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनके ग्रुप को क्या कहा जाता था दोस्तों? नगरम। और यही जो नगरम ग्रुप ऑफ मर्चेंट हुआ करते थे दोस्तों, यही जो उस समय बैंकर का काम क्या करता। आज जो बैंक काम करते, उस समय ये लोग बैंक का काम यही लोग करते थे। दूसरी बात, थोड़ा सा दोस्तों हमको एक बात और समझना है कि इस सभा और उर में जो और नगरम में जितने हमने यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हैं दोस्तों, 2-3, इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करते थे दोस्तों, इसमें कॉमन ऑर्डिनरी पीपल यानी मतलब कि ऑर्डिनरी पीपल इसमें इंक्लूड नहीं हुआ करते थे। इसमें जो है कि लैंड ओनर या फिर रिच वर्ग के लोग, मर्चेंट क्लास के वर्ग के लोग ही दोस्तों इन सभी असेंबली हो इन सब चीज में पार्टिसिपेट करते थे दोस्तों। अब हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि जब ऑर्डिनरी पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ऑर्डिनरी पीपल जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उनका जीवन स्तर कैसा था या लाइवलीहुड कैसा था, उनका जीवन यापन कैसा था दोस्तों। तो एक आपको कहानी सुनाते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। बताया गया है, क्या बताया गया है कि एक बार क्या होता था, एक राजा ने जो कि एक बहुत ही खूबसूरत रिंग बनवाया था। रिंग बनवाई थी एक राजा के लिए, एक रानी के लिए। होता क्या कि बाय डिफॉल्ट जो कि एक दिन रानी साहिबा को जो कि रिंग खो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीसियस था। तो वो जो है कि एक मछुआरे को मिलता है, तो मछुआरा जो है कि राजा के दरबार में लेके जाता है। तो उस समय जो दरबारी था आम आदमी को जी एंट्री नहीं करता था। उसके बाद बताता कि ये कहानी है, तो बाद में उसको वहां से एंट्री मिलती है। तो राजा साहब मतलब कि जैसे ही उसके हाथ में रिंग देखते हैं तो व्याकुल थे, जब से खो गया था। तो देखते उनको बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। तो प्रसन्नता मिलने के बाद उन्हें सोचा कि इस पीपल को, इस इंसान को राजा ने कुछ अवार्ड दिया। क्या दिया? अवार्ड या रिवार्ड दिया। रिवार्ड यानी पुरस्कार करने के लिए घोषणा की। तो मतलब कि उस समय जब राजा जा रहा था, मतलब कि जब उस आदमी जब द्वारपाल से जब मुलाकात होती, तो द्वारपाल उसमें वो एक अपनी केमिस्ट्री डेवलपमेंट कर लेते हैं, एक साठगांठ कर लेते हैं कि जो आपका रिवार्ड राजा साहब देंगे वो हमको भी आप शेयर करेंगे। यानी उस समय भी रिकमेंडेशन या कह लीजिए करप्शन का भी भाव इसमें मिलता है कि ऑर्डिनरी पीपल के लोग के जीवन कैसा था। आम आदमी में तो जैसे आज है कि आप किसी भी जाएंगे तो आपको पहले जो गेट कीपर होगा वही आपसे सारा कुछ तामझाम कर लेता है। तो यानी उस समय भी ये सारी चीजें प्रिवेल थी, मतलब कि ज्यादा अच्छा लाइफ ना समझें कि उस समय ऑर्डिनरी पीपल की रही होगी दोस्तों। दूसरी बात, तो यहाँ से फिर उसको रिवार्ड मिलता है। तो मतलब कि जो ऑर्डिनरी पीपल था वो राजा की सारी बातें बता देता है। तो दोनों को ड्रिंक ड्रिंक ऑफर किया जाता है। तो बोलते हैं कि भाई चलो तुम भी ड्रिंक कीजिए। तो यहाँ से ये कहानी देखने को मिलती है। यानी ये बात हमको ये वाक्यांश हमको ये बताता है उस समय सामान्य लोगों की क्या दिशा और दशा थी दोस्तों।
दूसरी बात, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक जो कि चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान इस बात को मेंशन करता है, बताता है कि अपने जो उन्होंने डायरी लिखी थी अपने जब भारत का उन्होंने ट्रेवल किया था, इस यहाँ पे जब यात्रा वृत्तांत के द्वारा उन्होंने अपने डायरी में अपनी बुक में मेंशन किया यहाँ पे अनटचेबल यानी अछूत लोगों की क्या स्थिति थी। और दूसरी बात, जब राजा चलते थे यानी जब उस सम्राट उस राज्य का सम्राट जब निकलता था उस समय उनकी पैम्परिंग लाइफ क्या थी, उनके साथ क्या क्या कारवां चलता था, कितने हाथी घोड़ा हाथी थे, कितने एलिफेंट थे, कितने हॉर्सेस थे, कितने कारवां मतलब कि फुट सोल्जर थे, आर्मी थे, ये सारी चीज को मेंशन करता है। और एक बात और बताने का प्रयास करता है दोस्तों, फायन ये भी बताते हैं कि जब जो है कि राजा मतलब कि सम्राट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है यानी वो किसी आक्रमण या अभियान के द्वारा चलता है, तो जब गांवों से वो जिस गांव से गुजरता है वो राजा के साथ पूरे ऑफिशियल हुआ करते थे, पूरी आर्मी हुआ करती थी। तो उस जिस गांव से गुजरते थे मतलब एक मेंशन कर पहले से बता दिया जाता है कि राजा साहब गुजरेंगे इस गांव में, उनकी ये टोली ये मोहल्ला में रुकेंगे, आपको सारा जो कि खर्चा होगा सबको वहन करना, उस विलेज को सब कुछ वहन करना होगा। और दूसरी बात दोस्तों, जिस कारवे से जिस रास्ते से गुजरते थे सारी फसल को बर्बाद कर दिया जाता था। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये बात बताने और समझाने का प्रयास करता है, यानी उस समय की मतलब कि क्या दुर्दशा मतलब कि क्या स्थिति रही होगी, मनोस्थिति कह सकते हैं दुर्दशा। फिर हो सकता है उसको कंपनसेट दिया जाता होगा राजा की तरफ से, जो भी कहानी रही होगी। यानी मतलब कि ट्रेवलर ये फायान ने किंग आर्मी के बारे में ये बताने का प्रयास करते हैं कि उनकी आर्मी की क्या हैसियत थी या फिर कि उनके क्या पोटेंशियल थी, क्या उनकी कैपेसिटी थी। दोस्तों आज की क्लास को, आज की वार्ता को हम लोगों ने आज की क्लास में मतलब हम लोगों ने पूरे चैप्टर को समाप्त कर लिया है। आप बताइएगा दोस्तों ये जर्नी कैसे लग रही है, और आप ये सारी बातें सुन के समझ के आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों आपने हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है उनसे आग्रह करता हूं दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग एक काम नहीं करते हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो भी करें, अपने दोस्तों में, अपने नियर एंड डियर में, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपसे बस यही एक गुजारिश है जिससे आपकी पोटेंशियल, हमारी पोटेंशियल, हम आप ही नहीं बल्कि ये पूरा जगत देखे। तो दोस्तों चलिए आज की वार्ता को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।